और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। लगातार साइबर फ्रॉड के मामले सुनने को मिलते हैं, जिसमें बहुत संगीन से अपराध हो जाते हैं और साथ ही लगातार इस मामले की पहल करते हुए दुर्ग पुलिस ने एक अच्छी पहल करते हुए आज इस दुर्ग पुलिस के द्वारा ये 3 ऐप का लॉन्चिंग आज किया गया है। ये जो ऐप है, इससे हमारे साइबर जो गतिविधियां इस दुर्ग शहर में चल रही हैं उसको नियंत्रण करने का काम दुर्ग पुलिस साइबर सेल के द्वारा किया जाएगा, जिसमें कि 3 ऐसे ऐप्स हैं जो है छत्तीसगढ़ पुलिस सशक्त त्रिनेत्र। ये जो 3 ऐप है ये लगातार इस पूरे दुर्ग जिले में नियंत्रण रखेंगे कि साइबर जो क्राइम जैसे मामले हैं वो और ना बढ़ें और लोग इस साइबर क्राइम जैसे चीज़ों में फंसे ना। इसी बात को लेकर आज लॉन्चिंग की गई थी और एसपी साहब ने पूरे जिले के पुलिस के साथ में बैठक लेकर उनको तमाम जानकारी दी कि कैसे वो अपने क्षेत्र में लोगों को इस ऐप के जरिए जागरूक करें और जो साइबर क्राइम जो होती है जिसमें उनमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उससे बचा जा सके। क्या कुछ गर्ग एसपी साहब ने बोला है, हम इस पूरी वीडियो में आपको सुनाएंगे। यहाँ पर आने वाले थे, आज के मुख्य अतिथि वही थे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, तो मैंने बोला कि आप ही संभाल लेना। तो उनके यहाँ पे अनुपस्थिति हम मिस कर रहे हैं उनको। सबसे पहले क्योंकि उन्होंने इस कार्यक्रम, इस रूपरेखा को जो अनुमति दी करने की, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जो पुस्तिका हमारी निर्देशिका जो हमारी साइबर टीम ने बनाई है, उन्होंने अपना संदेश देकर आशीर्वचन उसमें दिए हैं, उसके लिए उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम में मंचा सिंह, हमारे दुर्ग जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहरी श्री अभिषेक झा जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री आनंद साहू जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राई श्री अनुराग झा जी, यहाँ पर हमारे लाइफ केयर के संचालक श्री आरफ जी, देश लहरे जी, कल्याणी के संस्थापक जी और हमारे एक्स आर्मी एसोसिएशन के हमारे यहाँ के अग्रणी श्री हरजीत सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे पुलिस परिवार के समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण, जगह जगह से आए हमारे विभिन्न संस्थाओं से आए नागरिकगण, एक्स आर्मी ऑफिसर्स, मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं, देवी और सज्जनों। एक्चुअली आज की जो हमारी लाइफ है वो मेरे ख्याल से एटलीस्ट 50% टाइम हम अपने मोबाइल पर बिताते हैं। अगर ये कहें कि 50 से भी ज़्यादा है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसी मोबाइल की जो हमारी पेनिट्रेशन समाज में हुई है, उसके कारण जो क्रिमिनल्स हैं वो भी उसी टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जितने प्रॉपर्टी रिलेटेड हमारे ऑफेंसेस होते हैं, चाहे वो चोरी हो, लूट हो, डकैती हो, उससे जितना किसी पीड़ित का नुकसान पूरे मेरे ख्याल से साल भर में 10 साल में नहीं होगा, जितना कि साइबर क्राइम में मेरे ख्याल से हमारे पास जो रिपोर्ट्स आती हैं 1 या 2 महीने में हो जाता है। परंतु हमारे लिए विडंबना ये है कि साइबर क्रिमिनल जो होते हैं वो अदृश्य होते हैं, हमें वो दिखाई नहीं देते। जब हम उनको ट्रेस करते हैं विभिन्न इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स के माध्यम से, तो 99.9% केसेस में वो हमारे छत्तीसगढ़ से बाहर पाए जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अपराध ना होने दिया जाए अगर, तो वो ही हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता होगी। तो उसी सोच के जरिए हम कोशिश करते रहते हैं टाइम टू टाइम कि कैसे हम हमारे जो नागरिक हैं उनको जागरूक करें कि साइबर फ्रॉड, साइबर अपराध के चंगुल में ना फंसें। ये सामान्य सी बात है कि जब आपको कोई फ़ोन पे मैसेज या कॉल करता है, वो 2 तरीके से आपको अपने चंगुल में फंसाता है, या तो डराकर या लालच देकर। डराना, जैसे
आपको डरा दिया जाता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आज कट जाएगा, नहीं तो इस नंबर पे संपर्क करें, अपनी सारी डिटेल्स दें और इतना पैसा जमा करें। आपको अगर यकीन हो जाता है कि वाकई वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से ही कॉल आया है या मैसेज आया है, तो आप उसको जो अपना पैसा है वो देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उसी प्रकार लालच कि जैसे आपको कोई बताए कि आपको 1 रुपया लगाना है और आपको 10 रुपये मिलेंगे बिना किसी मेहनत के, तो वो भी आप उसमें आके जंगल में उसको फंस जाते हैं। लालच की बात मैं कहूँ तो जैसे हमेशा कहा जाता है कि देयर आर नो फ्री लंचेस। कहीं भी किसी भी जगह पे आपको कोई भी चीज़ अगर फ्री में मिल रही है या बिना किसी मेहनत के या बिना किसी आपकी एंटाइटलमेंट के, तो दूसरे आदमी पर अगर वो अधिकृत या ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है तो उस पर हमें बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। और डराने की जो बात रही यहाँ तक, आजकल ऑलमोस्ट सभी जो भी सरकारी एजेंसीज हैं या इवन भी प्राइवेट भी जो एजेंसीज हैं, तो बहुत कम ऐसा हो गया है कि आपको कॉल के माध्यम से या अनोनिमस मैसेजेस के माध्यम से आपको संपर्क करें। इनफैक्ट बैंक्स और कई हमारी जो संस्थाएं हैं वो हमेशा ये एडवर्टीज़मेंट भी करती हैं कि अगर आपको कोई बैंक कर्मचारी बन के कॉल करता है या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या किसी भी तरह की कॉल करता है तो कृपया उसके झांसे में ना आए। तो इसलिए हमारा ये उद्देश्य रहता है हमेशा कि साइबर क्राइम से हमारे लोगों को कैसे बचाया जाए, उसके लिए उनको जागरूक करना। अब जागरूक करने के कई माध्यम रहते हैं, जैसे हम टाइम टू टाइम कई जगह पे एडवर्टीजमेंट्स करते हैं या फिर सेमिनार्स करते हैं, स्कूल में जाके बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, पब्लिक के जो नवाचार किया जा रहा है उसमें आम लोगों की सहभागिता और समर्थन भी है। आज इस कार्यक्रम के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि ये जो साइबर प्रहरी का एक जो प्रोजेक्ट है, ये हमारे एसएसपी सर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह है। मैं सर के साथ पहले भी सरगुजा रेंज में काम कर चुका हूं, तो सर ने वहां भी साइबर प्रहरी एक अभियान चलाया था, उसका शानदार वहां रिस्पांस मिला था। और चुनाव के बाद सर का ये सोच भी था कि अब साइबर प्रहरी को एक अभियान की तरह चलाया जाएगा। और साइबर प्रहरी का मुख्य उद्देश्य है कि जो बीट में जो हमारे जो मुख्य आधार होते हैं, थाना के आरक्षक होते हैं, उनके अंतर्गत उनके क्षेत्राधिकार में जितने लोग आते हैं, पब्लिक जो रहती है, उनसे नए बेसिक पुलिसिंग में नए तरीके से उनसे जुड़ना। जो पुरानी पुलिसिंग थी उसमें जो बीट प्रणाली थी वो आम आदमी से रूबरू होकर मिलना और उसको जानना होता था, बट आज के ज़माने में ये संभव है नहीं, काम की अधिकता भी है। तो टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग आपस में एक दूसरे को जानने के लिए, उनकी समस्या को समझने के लिए, ये जो साइबर प्रहरी है बहुत अच्छी चीज़ें को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। और सर ने इसको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे लॉन्च किया था और यहाँ भी हम लोगों ने पूरी कोशिश की है। अभी हमारे पास सर लगभग 45,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं और हम लोग इसमें और ज़्यादा मेहनत करेंगे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ पाएंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी समस्याएं हो रही है आम लोगों को, वो डायरेक्ट पुलिस से वो साझा कर सकते हैं। और जो साइबर फ्रॉड है, जो नए नए तरीके से लोगों के सामने आ रही है, नए नए तरीके से लोगों को साइबर फ्रॉड के द्वारा ठगा जा रहा है, उससे जानकारी देके हम उसकी अवेयरनेस को आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये है साइबर प्रहरी का उद्देश्य। और साथ ही 3nayन ऐप का आज लॉन्च हुआ है। 3nayन ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ कि कोई भी जो हीनियस क्राइम है, जो गंभीर घटना जैसे लूट है, डकैती है, चोरी है, ये होती थी, तो पुलिस का जो भी विवेचक है या प्रभारी है, उसको उस समय ऐसा लग जाता था जो गोल्डन आवर होता है जिसमें हम ज़्यादा इफेक्टिव काम कर सकते हैं, उस टाइम को हम जाया कर देते थे कि इस पर्टिकुलर सीसीटीवी को कहाँ पे होगा, तो किसके यहाँ लगा होगा, हम कहाँ पे जाके देखें। 3nayन ऐप के आने के बाद अब ये आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड, जिसके यहाँ का सीसीटीवी है, उस मालिक का नाम, उसका मोबाइल नंबर, या फिर यहाँ पे पैसे जमा करें। ठीक 1-2 दिन पहले एक नया ट्रेंड और भी आया कि जितने भी लोग नई गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, कार या महंगी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं या इस टाइप का, उनके पास भी फ़ोन आ रहा है कि आपकी सर्विसिंग एक्सटेंड कराने के लिए या 6 महीना और नेक्स्ट उसको और ज़्यादा एक्सटेंड करने के लिए। तो हम लोग
एज अ पुलिस या नागरिक, हम जहां तक सोच रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि जो साइबर अपराधी भी बैठे हैं वो हमसे भी कई बार एक दो कदम ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि हमारा काम अपराध होने के बाद कई बार चालू होता है, और वो तो अपनी रोजी रोटी और बाकी सबके लिए कर रहे हैं, तो वो उनको 24 घंटे से कोई सोचना है कि और किस नए तरीके से हम कर सकते हैं। तो थोड़ी सी कुछ बेसिक सावधानियां जो हम लोग हमेशा बताते हैं वो कॉमन चीजें रहती हैं। साइबर क्राइम में जो हम लोग लगातार देखते हैं कि एक, या तो हमारे पास कई बार समझ या जानकारी का अभाव होता है, और दूसरा उतनी ज्यादा जरूरी चीज जो साइबर क्राइम को होने में सहायता देती वो है हमारा लालच। ये दोनों चीजें अधिकतर गांव के क्षेत्र में जो होता है, जो आदमी नहीं पढ़े लिखे हैं और वो अगर ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग का यूज कर रहे हैं, तो उनके साथ जो अपराध होता है वो समझ में आता है कि जानकारी का अभाव है, उनको पता नहीं रहता। लेकिन शहरी 3 ऐप लॉन्च किए गए हैं, क्या क्या इसकी खासियत होगी, किस तरीके से मदद मिलेगी पुलिस को इसमें? हमने 3 आज नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। सबसे पहले साइबर प्रहरी, इसके माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि लोगों को साइबर फ्रॉड कैसे होते हैं उनके बारे में जागरूक किया जा सके, ताकि वो इस फ्रॉडस्टर के चंगुल में आने से बच सकें। तो ये जनता के साथ जुड़ने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग का एक तरीका है, जिससे कि हमारे जो बीटा रक्षक हैं अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, और हम लोग उनको जिला पुलिस हेडक्वार्टर से उनको एक मैसेजेस डेली भेजेंगे, जिससे कि प्रत्येक बीटा रक्षक जितने लोगों को जुड़ा होगा उन सब तक वो मैसेज पहुंचेगा। इस प्रकार हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग साइबर फ्रॉड के बारे में जागरूक हों। दूसरा हमारा ऐप है त्रिनयन का, इसमें सीसीटीवी कैमरास जितने भी शहर में और ज़िले में लगे हैं उनकी मैपिंग जियो पॉइंट्स उनमें वो करके सेव करके हम एक डेटाबेस बनाएं, जो कि हमारे क्राइम सॉल्व करने में महत्वपूर्ण समय बचाएगी। और तीसरी हमारी ऐप है जो सशक्त ऐप है, जो कि हमारे पुलिसकर्मियों को मदद करेगी कि जो व्हीकल चोरी होते हैं उनका एक डेटाबेस में कैसे उसको समय बचाकर चेक कर सकते हैं कि कोई भी अगर संदिग्ध वाहन है वो चोरी का वाहन है जाएंगे। तो इस तीनों ऐप्स को हमने आज यहाँ लॉन्च किया है। मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे साइबर प्रहरी में हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए अकेले पुलिस बल नहीं बल्कि पूरे समाज के जो हमारे संस्थाएं हैं उनको इसमें आगे आना होगा। ऑलरेडी हमारे छत्तीसगढ़ आर्मी फाउंडेशन जो है वो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुकी है इसमें, तो उन्होंने बीड़ा उठा लिया है ये कि साइबर प्रहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़ना है। इसी प्रकार मैं बाकी संस्थाएं जैसे हमारी कल्याणी नशा मुक्ति केंद्र है उनको भी इसके माध्यम से प्रेरणा मिली है हमें कि वो भी इसमें जुड़ सकें। और मैं साथ ही हमारे मीडिया के बंधु, आप पत्रकार लोगों का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं का भी सहयोग इसमें चाहेंगे हम कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सकें, ताकि साइबर फ्रॉड के बारे में लोग जागरूक हो सकें। थैंक यू सर। मैं ईशा साहू और आप सभी से निवेदन करूंगी कि ऐसे साइबर क्राइम से बचें, और जब भी किसी अगर गलती से आप इस क्राइम में फंस जाते हैं, कुछ होता है, तो बिना झिझके बिना डरे सबसे पहले आके साइबर जो सेल्स होते हैं दुर्ग जिले में जो होते हैं वहाँ पे आके कंप्लेन करिए, और तमाम जानकारी जो साइबर सेल्स का अधिकारीगण है उनके आप दीजिए। और अननोन नंबर, अननोन तरीके से ब्लैकमेलिंग होने से पहले उस चीज़ को सोचें समझें कि क्या कुछ वो है, डर कर इस चीज़ का अपना गलत उपयोग ना होने दें। पैसे ट्रांसफ़र करने से पहले, OTP ट्रांसफ़र करने से पहले, या ऐसी लिंक जो टच करने पे ये जो अजीब लगती है उस लिंक को टच ना करें। टच नहीं करने से पहले सोचें, और अपनी जो ID पासवर्ड, जितने भी तमाम ID पासवर्ड है उसे सिक्योर करें, क्योंकि आपकी सतर्कता ही आपकी जिम्मेदारी है। और भी अन्य खबरों के लिए बनी रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।